नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। शाह, जब भी राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा पिछले 15-20 साल का, तो शाह का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। शाह को पता होती है कि कौन सी चाल किस वक्त किधर काम आएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज मुद्दा मीनाक्षी नटराजन से, और उसके बाद बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। अभी तो यूपी के इलेक्शंस आए भी नहीं, भगदड़ मच गई है। उधर शरद पवार के साथ में, इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में, ये हो क्या रहा है? व्हाट इज द गेम शाह इज प्लेइंग? और जो राज्यसभा के अंदर जो उन्होंने, मतलब पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर जो उन्होंने गेम खेली है, वो तो हिलेरियस है, हंसने वाली है। एक राजनीति मूवी आई थी, इफ आई एम करेक्ट विद द नेम, रणबीर कपूर की, रणबीर कपूर। कपूर। हाँ, उसके अंदर वो जो एक सीन था बैठा बैठा कि सबके नामांकन रद्द हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस मूवी से शायद वो शाह जी ने जरूर रात को मूवी देख ली होगी मीनाक्षी नटराजन के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, मीनाक्षी नटराजन के बारे में ऑलरेडी मोहन यादव की टीम उनको अच्छा खासा फीडबैक दे चुकी थी, क्योंकि एक एक सीट पर इस वक्त कड़ी फाइट हो रही थी। बट उसको खेलना कैसे है, वो अमित शाह ने जो उनको समझाया, वो आई थिंक पंकज जी बताएंगे कि मोहन यादव को यहाँ पे किस तरीके से मेन्यूरिंग सिखाई गई है पहली बार। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये जो करंट राजनीति चल रही है उस पर फोकस डालेंगे, एंड देन टुवर्ड्स द एंड हम आएंगे बंगाल में जो बहुत बड़ा खेला चल रहा है उसकी तरफ। ओवर टू यू। सबसे पहले मीनाक्षी नटराजन वाला बातचीत कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मीडिया के कुछ हलकों में ये खबर भी छपी है और चर्चाएं तो बहुत सारी हैं। ये दिग्विजय सिंह की सीट खाली हुई थी और जब कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी तो बहुत सारे नाम चर्चा में थे, जिसमें कमलनाथ जी का भी नाम था कि उनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब चर्चा ऐसी है कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि अगर हम किसी दलित को भेजते हैं मेरी सीट से तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और खास करके अगर वो दलित महिला हो तो उस बैठक में बातचीत चली कि कोई ऐसा है कैंडिडेट जो हो सकता है, तो ये दिग्विजय सिंह ने सुझाया मीनाक्षी नटराजन जी का नाम। दिग्विजय सिंह को पता था कि राहुल गांधी के बहुत क्लोज है मीनाक्षी नटराजन, तो एक तो राहुल गांधी के नजर में एक प्लस पॉइंट हो गया दिग्विजय सिंह के बारे में। तुरंत राहुल गांधी ने कहा कि ओके डन। लेकिन बहुत बड़ा गेम था। सूत्रों की माने, खबरों की माने, तो जब मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो कांग्रेस के एक नेता ने बीजेपी वालों को मैसेज दिया कि इन पर एक केस है जिसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, और वो केस है महाराष्ट्र का। बीजेपी वालों ने अपना तंत्र वहां बताया। यहां स्पेसिफिक इनपुट ये था कि फलाने थाने में इस वक्त का ये केस है। जब बीजेपी को पता चला तो हाथ में लॉटरी लग गई, और फिर जो हुआ वो तमाशा हुआ। बट वो जो तमाशा जो हुआ, ये इनको लगा कि ये एमएलए से क्रॉस वोटिंग कराएंगे, तो कर्नाटका ले गए रिजॉर्ट में घुमाने के लिए स्पेशल फ्लाइट से। भनक भी नहीं लगने दी कि मीनाक्षी के खिलाफ तैयार क्या हो रहा है हथियार। जी, पूरा गेम प्लान था। सबसे पहले एयरपोर्ट पे बैठे हुए सारे विधायक, प्लेन तैयार है पर टेक ऑफ की इजाजत नहीं मिली उस वक्त। और जब वहां पे इन लोग हंगामा कर ही रहे थे कि ठीक एयरपोर्ट पर ही खबर आई कि इनका नॉमिनेशन फंस गया है। सारे विधायक एयरपोर्ट से जल्दी जल्दी ले जाया गया विधानसभा। विधानसभा में हंगामा जब कर रहे थे उसी वक्त पता चला कि टेक ऑफ की इजाजत मिल गई है। और फिर मतलब वही कहानी हो गई कि मस्जिद में गए तो नमाज का वक्त खत्म, और बाहर निकले तो चप्पल गायब। और फिर जी जी, कांग्रेस आपस में तो टूटी हुई है। एक जीतू पटवारी का ग्रुप वहां बना हुआ है, एक कमलनाथ का ग्रुप बना हुआ है, दूसरा तीसरा दिग्विजय का ग्रुप बना हुआ है। तो किसने लीक की इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से, ये बताइए। याद रखिए, मैं सिर्फ इंसिडेंट बताता हूं, लोग समझ जाएंगे। अगर मीनाक्षी नटराजन हारी या उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी सब कुछ देखना। तो जीतू पटवारी का ग्राफ नीचे हुआ। कमलनाथ जाते तो उनका कैंसिल करवाया सबसे पहले, नाम प्रपोज करके, और उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयर किया गया कि न कमलनाथ जाए और न मीनाक्षी नटराजन जाए। एक कांग्रेस नेता है मध्य प्रदेश के, उनका एक बयान आया है
और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर दिग्विजय सिंह की सीट पर उनके बेटे को अगर टिकट दी जाती तो क्या नॉमिनेशन कैंसिल होता। सिर्फ इतना पूछ के वो चुप हो गए। तो हमारे दर्शक समझदार हैं, कौन क्या किया वो सब पता है, और ये पूरी चर्चा सोशल मीडिया पर है। एक और वीडियो है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वाले कर रहे हैं मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद। जीतू पटवारी ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, माइक बढ़ाया जाता है दिग्विजय सिंह की तरफ। दिग्विजय सिंह कहते नहीं 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 नहीं, उधर ही रखो, दूरी रखो। तो इस बात को लेकर कई तरह की चर्चा थी। तो ये कांग्रेस के अंदर का गेम था। बीजेपी वालों को सबूत मिला, उन्होंने किया, नहीं तो इनकी योजना तो थी कि क्रॉस वोटिंग करा देंगे या एब्सेंट करवा देंगे। जब वो हो गया तो क्रॉस वोटिंग करवाने की नौबत नहीं आई, एब्सेंट कराने की नौबत नहीं आई, कुछ पैसे वैसे बच गए। जो ये होता, तो ये घटना हुई। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कमलनाथ का एक ग्रुप, जीतू पटवारी का दूसरा ग्रुप, दिग्विजय सिंह का तीसरा ग्रुप, हमेशा 3 ग्रुप रहता है मध्य प्रदेश में। कभी सुरेश पचौरी वहां पे ये एक ग्रुप बना के रखते थे, फिर उनका समय आया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक गुट था, बाकी ये दोनों तो परमानेंट है। तो ये है वहां पे वस्तु स्थिति। अभी देखिए, बयान देने के लिए कोई कुछ भी कह दे कि बीजेपी ने साजिश की वगैरह, हकीकत तो ये थी कि नॉमिनेशन भी करवाया गया और जानबूझ के उस कॉलम को छुड़वाया भी गया। क्योंकि देखिए, जब भी नॉमिनेशन करने जाते हैं तो एक टीम होती है, उसमें वकील भी होते हैं, सीए भी होते हैं। तो या तो मीनाक्षी नटराजन ने वो जानकारी नहीं दी होगी, नहीं तो मेंशन कर देते, या फिर जो वकील वहां पे है जो गया था नॉमिनेशन कराने, उसके स्तर से गड़बड़ हुई होगी। तो पता कीजिए कि वकील कौन था जो नॉमिनेशन कराने के लिए गया था, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। उसके रिश्ते ढूंढिए कि किसके साथ रिश्ते थे, किस बड़े नेता का वो खास है। तो ये कांग्रेस के अंदर जो संगठनात्मक रूप से ये सब जो हो रहा है ना, दोष आप दूसरे को बाद में दीजिए, पहले देखिए कि मेरे घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं, फूट है कि नहीं। और यही हुआ है वहां पे। अब बाकी देखिए, कहानियां धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, वो सब तो वो तो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए सारा कुछ किया जाता है। और ये सारा गेम जब हो गया, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का एक तबका खुश है वहां पे, जीतू पटवारी वाले तबके के अलावा। बाकी इनफैक्ट दोनों खुश हैं कि मैं नहीं गया तो ठीक है, और दूसरा इसलिए खुश है, अच्छा मीनाक्षी नटराजन। इनको सुप्रीम कोर्ट से भी तो आज झटका मिला है मीनाक्षी नटराजन को। देखिए, वो तो टेक्निकली तो बात तो सही है ना, पॉइंट तो सही है कि देखिए 2 केसेस हुए थे एक साथ पैरेलल। झारखंड में जो निर्दलीय हैं जिनको बीजेपी ने समर्थन दिया है, परिमल नाथवानी, उनका भी आया था, ऑन होल्ड रखा गया था, और मीनाक्षी नटराजन का भी ऑन होल्ड रखा गया था। लेकिन दोनों में फर्क यह था कि वहां पे जानबूझ के जानकारी छुपाई गई थी मध्य प्रदेश में, और झारखंड में टेक्निकल था। झारखंड में क्या था कि कहीं कहीं इन्होंने परिमल नाथवानी लिखा था, कहीं नाथवानी या परिमल लिखा था, मतलब सरनेम पहले लिखा था। और एक कॉलम में था कि जब भी आपके खिलाफ कोई केस नहीं होता तो एक कॉलम आता है जिसमें आपको क्रॉस लगाना होता है। लेकिन कहा गया, तर्क ये दिया गया कि भाई क्रॉस देखना, चेक करना आरओ का काम था कि सर ये कॉलम छूट गया है, इसको अपना भर दीजिए। तो वो आरओ गलती थी, वो जानबूझकर कैंडिडेट की तरफ से कुछ नहीं हुआ था। और देखिए, नाम पहले या सरनेम आगे पीछे वो बहुत जगह पे ये प्रथा है, कहीं पे सरनेम पहले लगाते हैं कि नाम, तो वो टेक्निकल चीजें हैं। और यहां है कि इंटेंशनली जानबूझ के किसी केस की जानकारी छुपाना। तो बहुत सारे लोग पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें पैरेलल नहीं। मध्य प्रदेश में शुद्ध रूप से कांग्रेस की गलती थी। और मैं आज आपके सामने एक और जानकारी दे दूं, झारखंड में बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है, जीतने के लिए चाहिए 28, इनके पास है 24 इंक्लूडिंग सहयोगी दल जो कि जेडीयू और वगैरह। लेकिन फिर भी मैं आज आपको एक कैमरे पे बोल के जा रहा हूं कि परिमल नाथवानी जीत रहे हैं। 24 है, इनके पास आएंगे 29 या 30, और वो यहां भी गेम सेट हो चुका है। यहां भी अभी कांग्रेस को प्रदर्शन करना बाकी है, तैयारियां नहीं, ऐसे कर चुके हैं, एक बार प्रदर्शन विधानसभा में कर लिया। लेकिन उस प्रदर्शन में खास बात यह रही कि न जेएमएम का कोई आया उसमें, न आरजेडी का आया जो कि उनके सहयोगी दल है, न लेफ्ट का आया, कांग्रेस वाले 4 आदमी सिर्फ बैठे हुए थे। तो स्थिति उसी से समझ लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ।
आती हूँ सेकेंड, वेस्ट बंगाल में अब क्या खेला चल रहा है इस वक्त? एक लाइन में अगर बताऊं तो ममता बनर्जी का द एंड हुआ क्या उन्होंने है, एक मैं बड़ा ईमानदारी से बता रहा हूँ। इमोशनल सा वीडियो किया है कल रात को, बड़ा हाँ हाँ, ये है ना, आपने देखा, और बिल्कुल रो रही हैं, बिलख रही हैं। बिल्कुल, कि देशवासियों सुनो ये हो रहा है मेरे साथ, हो रहा है। हकीकत यह है वहां पे कि जो गए विधायक और सांसदों का तो आज लिस्ट भी आ गया, जो स्पीकर को सौंपा गया उसमें 19 के 19 है, उसमें कोई नहीं बचे हुए हैं। उनमें से भी कल्याण बनर्जी का एक स्टेटमेंट आ गया कि ममता को फैसला करना है कि या तो अभिषेक रहेगा या मैं रहूं। उस केस में ये फर्जी सिग्नेचर वाला केस है, तो रिट याचिका दायर की थी कल्याण बनर्जी ने। देर रात को अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया कि आज के बाद आप ये केस नहीं देख सकते। किसी जूनियर से कहवाया, अभिषेक बनर्जी ने भी अगर कहा होता तो फिर भी रिस्पेक्ट रह जाता। एक जूनियर वकील से कहवाया कि आप नहीं देख रहे, तो दिलों को ठेस पहुंची। एक वकील से अगर उसका केस ले लीजिएगा तो सबसे बड़ा झटका उसके लिए वो होता है, तो इसलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया। गेम ये हो रहा है कि एक प्रपोजल गया कांग्रेस की तरफ से कि जब तुम्हारा कुछ नहीं है तो विलय कर लो, लेकिन विलय करेगा कौन? महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो विलय करने के लिए भी आपके पास, तो कांग्रेस ने कहा कि विलय करना है, लेकिन जो टीएमसी की सारी प्रॉपर्टी है, जैसे कहीं ऑफिसेज खोले होंगे, कोई ये है, उस प्रॉपर्टी को भी कांग्रेस को सौंपना होगा। इस बात के लिए तैयार नहीं है, साफ साफ मना कर दिया कि नहीं कर सकते। तो मर्जर नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि टीएमसी में मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि फर्जी सिग्नेचर वाले मामले में 6 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान, अंदर की बात बता रहा हूं, अभिषेक बनर्जी बार बार उत्तेजित हो जा रहे थे और बहुत ऑफिसर्स बहुत कूल एंड काम थे, क्योंकि साफ साफ मामला है ना कि आपने विधायकों के फर्जी सिग्नेचर करके दिए हैं विधानसभा स्पीकर को और उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। फर्जी सिग्नेचर कैसे कर सकते हैं? और विधायकों ने केस दर्ज करवाया है और गवाह भी विधायक ही हैं जिनका फर्जी सिग्नेचर हुआ है। तो ये मतलब क्रिस्टल क्लियर मामला है। इसमें जब पूछताछ हुई तो कुछ बहुत ज्यादा कहने को नहीं था अभिषेक बनर्जी के पास, तो वो बार बार उत्तेजित हो रहे थे। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि अभिषेक बनर्जी इस केस में, जो मैं देख रहा था कि इसमें 2 साल से 6 साल तक की सजा है अगर आप किसी का फर्जी सिग्नेचर करते हैं। एक बार अंदर गए तो 7 और केसेस हैं, तो कभी इस केस में कभी उस केस में, तो ये डेट पड़ता रहेगा। तो मिला के कम से कम साल 2 साल के लिए निश्चिंत रहिए, कोर्ट कचहरी इनका इंतजाम हो गया, अंदर रहेंगे। जब अभिषेक बनर्जी अंदर रहेंगे तो फिर पार्टी का क्या होगा? क्योंकि फर्जी सिग्नेचर वाले में ममता का भी नाम है, क्योंकि इनके सामने हुआ, उस बैठक में ये मौजूद थी जहां पे फर्जी सिग्नेचर करके भेजा गया था। उस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी ममता बनर्जी। तो आपकी अध्यक्षता में फर्जी सिग्नेचर किए गए तो आप पे भी तो आएगा। तो ममता बनर्जी को अभी नहीं अंदर करेंगे, जानबूझ के, थोड़ा सिंपैथी हो जाएगा ना। तो अभिषेक बनर्जी अंदर चले जाएंगे। कल्याण बनर्जी, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, वो वाले ग्रुप में जा रहे हैं। वकील ये भी हैं। अब वो ग्रुप कहां पे है, किसके लिए क्या बैटिंग करता है, वो हर किसी को पता है। एक और खबर है कि ममता बनर्जी पार्टी का विलय करे या ना करे, कुछ ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में है और 2 सांसद भी संपर्क में है। तो एक टूट हो जाएगी तो बचेगा, तो वहां पे फिर देखेंगे कि उसमें कितनी मेजोरिटी है, तो वो फिर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। ये गेम है वहां पे। तो कंडीशन ये कि प्रॉपर्टीज और पैसे लेकर आना, खाली हाथ मत आना, यू आर नॉट वेलकम। नहीं, सिलेक्टेड लोगों को, मतलब कि सबको तो नहीं लेंगे। और टीएमसी का एक नेता आज नहीं रहना चाहता वहां, जो मजबूरी, जैसे कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, तो ये तो 2 बेचारे बिना सहारे फूट फूट कर हारे। तो जब कोई नहीं ले रहा है तो ममता जी जिंदाबाद, ये स्थिति आ गई है इनके पास। तो यहाँ पे ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है कि अगले विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस का प्लान यह है कि वो मेन ऑपोजिशन के पोजीशन में कम से कम आ जाए। मतलब मैं हूं मुख्य लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ, ममता फिनिश, खत्म हो गई इनकी कहानी बंगाल से। बाकी मीडिया में जितना बयान दे उस सबसे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो वहां कांग्रेस कोशिश कर रही है। एक चीज और आपने गौर किया है कि कांग्रेस जहां जहां अकेले लड़ी है चुनाव, दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिनिश, बंगाल में ममता फिनिश। आरोप ये है कि बिहार में तेजस्वी को भी फिनिश करने में राहुल गांधी की उस यात्रा का बड़ा योगदान था।
वो जो वोट चोरी निकाला था, क्योंकि उस वक्त बेरोजगारी, महंगाई वगैरह पे कर रहा था, इन्होंने पूरा नैरेटिव बदल के वो वोट चोरी पे ले आए, जिसके कारण तेजस्वी यादव की टीम के कुछ लोगों का कहना है कि हमें बुरी तरह हरवा दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस एक मिशन मोड में चल रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करो ताकि हम आ जाए मेन अपोजिशन में, और देश में जब लगेगा कि मोदी के सामने सिर्फ कांग्रेस है तब कांग्रेस को फायदा होगा। ये इनकी रणनीति है। इसलिए मुझे शक है कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले चुनाव में ही बहुत बड़ा खेला होने वाला है। अगर आपकी इजाजत हो तो उस खेला के बारे में बता सकते। प्लीज 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 कंटिन्यू। और मुझे ये लग रहा है कि ये सारा जो इफेक्ट आया है, ये वेस्ट बंगाल की जो जो जीत है बीजेपी की, ये उसी का इफेक्ट है जो चारों तरफ फैल रहा है। क्योंकि ममता का किला उखाड़ के फेंक देना आसान नहीं था। जो उन्होंने अपने आप को, चाहे वो मुसलमानों के दम पर या किसी भी दम पर, उन्होंने अपने आप को डीप स्टेट की मदद से, बांग्लादेशियों की मदद से, पाकिस्तान की मदद से जो अपने आप को बिठा के रखा था, उसको उखाड़ के फेंकना वाज अ हैट्स ऑफ टू दिस एंटायर। और वही उसी का रिपल इफेक्ट हर जगह देखने को मिल रहा है। जी, इसलिए तो कांग्रेस ने 283 सीटों पर वहां कैंडिडेट दिए थे और 67 मुसलमानों को दिए थे। 67 मुसलमानों को उतारा था। मतलब वोट कटवाने की पूरी कोशिश कर रही है इस वक्त कांग्रेस हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कहानी ये है कि एक पीएल पुनिया के बेटे हैं अनुज पुनिया, कांग्रेस की बैठक हुई, वो पहुंच गए मायावती के घर पे कि मायावती जी से मुलाकात करने। 2 और नेता थे उनके पास। गार्ड ने अंदर नहीं आने दिया उनको, क्योंकि ये बिना अपॉइंटमेंट के मिले थे। इनका गेम भी यही था कि जाना है, हमें अंदर आने देगा नहीं, क्योंकि मायावती ऐसा तो है नहीं, किसी भी नेता के पास ऐसे चले जाएगा तो कोई थोड़े। तो उन्होंने फिर विजुअल बनवाया उसका, फिर मीडिया के सामने आके बयान दिया कि मायावती जी तो बहुत महान दलितों के नेता थे, मैं तो मिजाज पुरसी के लिए गया था। लेकिन वो गेम ये था कि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि ये दलित वोट को एकजुट करना चाहती है कांग्रेस के साथ, या फिर दलितों के तरफ ये ज्यादा जाना चाहती है। कांग्रेस का गेम प्लान ये है कि दलित और मुसलमान अगर कांग्रेस की तरफ आ गए तो थोड़ा बहुत फॉरवर्ड का हम वोट ले लेंगे, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से मिलता रहा है परंपरागत रूप से। और उसके लिए ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी वगैरह है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो एनएसयूआई से आए हैं ना, तो एनएसयूआई से आके वो अखिलेश की तरफ थोड़ी है, वो तो जो गेम है उसके हिस्से। और आरोप यह है कि अपर कास्ट के एक तबके को बीजेपी से अलग करके वो अखिलेश की तरफ न जाए, इसलिए उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, कांग्रेस तरफ। तो ये है। अब इस गेम प्लान में अभिषेक क्या करेंगे? आज की तारीख में अगर आप 10 पत्रकारों से पूछिएगा तो 9 पत्रकार बोलेंगे कि कांग्रेस अखिलेश का गठबंधन होगा और ये दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे या मायावती नहीं। मुश्किल है। वहां भी गेम यही है कि रहेंगे तो तेजस्वी के साथ, लेकिन हरवाएंगे भी तेजस्वी को ही। जो हर जगह गठबंधन इलेक्शन से गठबंधन हो भी गया अखिलेश का, तो जो मुद्दे अखिलेश उठाएंगे जैसे महंगाई या बेरोजगारी वगैरह, तो कांग्रेस कुछ और मुद्दे उठाएगी। और वो मुद्दा हो सकता है कि नीट का उठा ले, या हो सकता है कुछ ऐसा पेगासस या फॉरेनर्स किसी को लाके कुछ ये कर दो, एपिक नंबर जारी करके कि देखो चोरी हो रहा है वोटर लिस्ट में, ताकि इनका जो अखिलेश वाला मुद्दा है उसे कॉन्ट्राडिक्ट करे और अलग अलग चले दोनों। तो उससे क्या हुआ कि कंफ्यूजन पता चलेगा जनता को। तो जनता को जब देखती है जनता की यहां पे तो कंफ्यूजन है, तो फिर अपने आप दूसरी तरफ जाती है। ये वहां पे ये है। अगले विधानसभा चुनाव के दौरान आप देखिएगा, उसके बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोशिश ये करे कि मेन विपक्षी दल हम बन जाए, जैसा बंगाल में किया था। बंगाल में जीते 2 ही, कांग्रेस कम जीते ज्यादा जीते, लेकिन नैरेटिव ये सेट होगा। एक खबर और है, अभी 1-2 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत जगह चल रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी कुछ सांसद और कुछ विधायक टूटने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी नहीं टूटने वाले हैं, लेकिन ये जो अफवाह है वो कांग्रेस इकोसिस्टम की तरफ से निकला है, बीजेपी इकोसिस्टम की तरफ से नहीं निकला है। मतलब कंफ्यूजन फैलाना शुरू हो गया है। अखिलेश डेस्परेटली चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ रहें या इंडी गठबंधन अलायंस जो है उसके साथ रहें, लेकिन रखेंगे भी और बर्बाद भी करें। क्योंकि एक चीज है कांग्रेस के अंदर मंथन कि हमारे ही वोट बैंक पे सारे क्षेत्रीय दल पले हैं,
चाहे वो डीएमके हो जाए या टीएमसी हो जाए या अखिलेश हो जाए या तेजस्वी हो जाए, सब तो हमारा ही वोट बैंक था, तो हमारा ही काट के निकाला है ना। शरद और अगर पवार हमें मजबूत होना है तो इनका खत्म होना बहुत जरूरी है। दिल्ली में अगर हमें सबसे मेन अपोजिशन बनना है तो केजरीवाल का खत्म होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगर हमें बीजेपी के सामने आना है तो फिर अखिलेश का खत्म होना जरूरी है। बिहार में अगर हमें बीजेपी के सामने कांग्रेस आना है तो लालू यादव या उनके बेटे का खत्म होना जरूरी है। ममता का खत्म होना जरूरी है अगर कांग्रेस बंगाल में, तो ये पूरा चल रहा है। और ये इसका आप एक्सटेंशन देखिएगा बहुत सारे राज्यों में। आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी गुजरात में एंटर करने का, कांग्रेस नुकसान कर देगी, क्योंकि कांग्रेस को पता है ना कि वहां पे आ जाएगी तो हमारा नुकसान होगा। बंगाल में देखिएगा वहां गजब इंडी अलायंस जो है, इसलिए संजय सिंह ने कह दिया कि नहीं भाई हम इस बैठक में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि वो समझ रहे थे ट्रैप क्या है। तो एक गेम तो अपोजिशन में चल रहा है और इनकी कोशिश है कि 2029 तक जितने बड़े बड़े क्षेत्रीय दल हैं वो सब खत्म हो जाए, ताकि कांग्रेस एकदम सामने दिखे। कांग्रेस मेन अपोजिशन है, तब कांग्रेस को फायदा होगा। और कांग्रेस अपने दम पे अगर 125 150 सीटें ले आती है, तब फिर बाद में ये झक मार के मेरे पास आएंगे क्षेत्रीय दल। करेक्ट, बिल्कुल। जी। शरद पवार की पार्टी और मैंने सुना शिवसेना उद्धव ठाकरे भी टूट रही है, उधर भी यही कहानी हो रही है। वहां भी कांग्रेस बनाम बीजेपी बनाना है। शरद पवार के पास भी ये गया था विलय, लेकिन वहां भी ये प्रॉपर्टी वाली बात थी कि शरद पवार ने जो प्रॉपर्टी बनाया है उसका भी विलय होगा। अच्छा, मतलब जहां जहां पे ये विलय, अच्छा ये मेरे को ये सुनने में आया कि कांग्रेस ने बकायदा एक मैसेंजर भेजा और प्रपोजल भेजा है शरद पवार को कि अपनी पार्टी का विलय वापस से कांग्रेस में कर लो। वैसे भी वो कांग्रेस से निकले हुए थे, तो कांग्रेसी थे। कंडीशन अटैच्ड, ये नहीं पता था कि पैसे भी मांग रहे हैं साथ में, कि पैसे भी लेकर आओ। बिल्कुल, जितना मतलब कि आपके पास जैसे कहीं आपके ऑफिसेज हो, आपका जगह जमीन हो पार्टी के नाम पे, सब कुछ क्यों विलय होगा तो सब कांग्रेस के पास होना चाहिए ना। वो आप प्राइवेटली कैसे रख सकते हैं? काहे को भाई, उसने अपना कमाया, उसने अपना अर्जित किया, उसने अपना कमाया। टाइम दिया। हाँ, तो विलय क्या होगा? अच्छा अच्छा एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे क्या विलय करेंगे या शरद पवार क्या विलय करेंगे, ममता बनर्जी क्या विलय करेंगे? इनके पास है क्या? तो बोले नंबर्स तो आपके पास है नहीं, तो आप हमें दे क्या सकते हो? और शरद पवार की इतनी उम्र हो गई तो वो क्या दे सकते हैं? पंकज जी, जितनी भी सीटें हैं, चलिए मान लीजिए 5 एमपी भी हैं, तो 5 एमपी भी गए तो वो कम नहीं हुए ना, या 5 एमएलए भी, वो लोग अपने साथ जनाधार तो लेकर आ रहे हैं ना। नहीं, वो तो उनके साथ लोग जुड़े, वो तो आज भी इन्हीं को वोट करेंगे ना। जैसे कोई विधेयक आया तो उद्धव वाला तो आज भी करेगा कांग्रेस के पक्ष में ही, अपोजिशन में ही डालेंगे ना वोट, या शरद पवार वो तो आज भी डालेंगे। तो जो वोट तो हमको एमपी वाला ऐसे भी मिल रहा है, विलय क्यों करें? सवाल तो यह है ना कि विलय करने से हमें क्या मिलेगा, कांग्रेस को क्या मिलेगा? आप मान लिया कि ममता बनर्जी का जो बाकी बचे हुए सांसद है वो दूसरे तरफ वोट करते, मतलब कि कांग्रेस का साथ नहीं देते, तब सवाल था कि भाई विलय करा लो ताकि मेरे पास आए। वो तो ऑलरेडी, जैसे मान लिया कि आज महिला आरक्षण विधेयक आया, तो ममता बनर्जी के पक्ष में जो सांसद है वो तो खिलाफ ही देंगे, उद्धव ठाकरे पक्ष में सांसद वो तो खिलाफ ही देंगे, शरद पवार के साथ जो है वो तो खिलाफ ही देंगे। तो ऑलरेडी कांग्रेस खिलाफ दे रहा है, वो भी खिलाफ दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार गिर रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं कि आपका आ जाएगा नंबर तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये सब तो कुछ है नहीं। तो नंबर्स आप दो मेरे में जोड़ दिए, मान लिया कि कांग्रेस 99 है और 2 आ गया तो 101 हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा? ऐसे भी तो दोनों ऐसे ही देने वाले थे वोट कांग्रेस की तरफ ही। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप हमें विलय तो करवा लेंगे, स्ट्रेंथ दो कुछ। तो वही प्रॉपर्टी वाली बात थी, इसीलिए सुप्रिया सुले ने भी मना कर दिया। और क्या कह रहे हो? हाँ, मना कर दिया। और एक चीज और प्रपोजल उन्होंने रखा है कि रीजनल पार्टी को आपस में ज्वाइन करना चाहिए, फोर्स अगर बचना है तो कांग्रेस के साथ भी संपर्क मत रखो बहुत ज्यादा। तो ममता बनर्जी को कहा है, सुप्रिया सुले का बयान है कि हम वो दर्द समझ सकते हैं जिससे ममता बनर्जी गुजर रही है, क्योंकि हमारी पार्टी के साथ भी वही हुआ है। हो सकता है कल को इस दर्द में अखिलेश यादव भी शामिल हो जाए, कौन जानता है। तो सारे दिल जले मिलके हो सकता है कि मोर्चाबंदी करें, हो सकता है वैसे भी। हाँ, डीएमके तो ऑलरेडी दिल जला है, उसके साथ तो कर दिया। तो डीएमके भी यही प्रपोजल कर रहा है कि रीजनल पार्टी को, ममता बनर्जी कर रहा है कि कहां वहां जाओगी तो कहेगा कि मर्ज करो। तो आप डीएमके, ममता बनर्जी, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये सब आए ना रीजनल पार्टी, और ये बनाए एक मोर्चा। तो कांग्रेस अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, ये रीजनल पार्टियां कि नहीं हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, कांग्रेस साथ रहेंगे तो नहीं फायदा है, तो हम अपना ये करें।
और ये सब हो रहा है। 2027 के बाद ये प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज होगा। अभी तो यूपी के चलते थोड़ा बहुत सब शांत है कि नहीं भाई, अगर जनता को पता चल जाएगा कि रीजनल पार्टियां अलग और कांग्रेस अलग तो और ज्यादा खराब। तो ये हो रहा है। अगर अखिलेश यादव रीजनल पार्टियों में नहीं आते तो मायावती के पास देखिएगा ममता पहुंचेगी, सुप्रिया सुले पहुंचेंगी, कि जो बर्बाद सारे हैं वो सब तो कम से कम एक साथ हो जाए। तो ये है टोटल के साथ मिली नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये कि इंडिया अलायंस के आए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक भी मीटिंग में मायावती नहीं गई है। मायावती का एक ही कहना है, देखिए मायावती को रीजनल पार्टियों से प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस से प्रॉब्लम है। कांग्रेस के साथ वो नहीं दिखना चाहती, क्योंकि पता है कि कांग्रेस के साथ एक बार गए तो इनका दलित वोट बैंक खा जाएगा। वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट बैंक क्या था, वो तो दलित, सवर्ण और मुसलमान ही थे। तो बताइए, मुसलमान को भी कांग्रेस ले जाएगी, दलित को भी ले जाएगी, तो मायावती और अखिलेश क्या होगा। और ये याद रखिए कि जैसे ही मुसलमान और दलित एक तरफ हुए तो अखिलेश का यादव भी अखिलेश की तरफ नहीं रहेगा। फिर वो रिएक्शन में दलित और वहां जो गांव का जो समीकरण है, दलित के अगेंस्ट में यादव चला जाएगा और मुसलमान देखेगा कि अखिलेश को नहीं दे रहा है ना, तो यादव को राष्ट्रवादी बनने में टाइम नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में। तो अब अखिलेश क्या करेंगे, बिना कुछ कहे हुए कांग्रेस उनको ग्राफ नीचे डाउन कर दिया कि नहीं। ये हो रहा है वहां। वैसे बड़ी मजेदार चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से पूरा एकदम इंटरनल पॉलिटिक्स तितर बितर करके रख दिया है। शानी मास्टर मूव पे मास्टर मूव करते जा रहे हैं। लगता नहीं है मुझे रीजनल पार्टी ज्यादा बचेंगी। आई डोंट सी देम सर्वाइविंग। दोनों की योजना यही है, कांग्रेस की भी या बीजेपी की, कि रीजनल पार्टियां मतलब ये डिस्टरबेंस, मतलब कोई इनका पहले बहुमत लो, बहुमत के लिए इनको मनाओ, ऐसा क्यों करनी है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हो। और एक बार जान जाइए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होगा तो दोनों को फायदा है। उधर राहुल चेहरा होंगे तो जो मोदी को या बीजेपी को पसंद नहीं करते उनकी तरफ गोल बंद होंगे, और जिनको राहुल पसंद नहीं वो चेहरा ही काफी है, तो वो फिर ऑटोमेटिक राहुल गांधी नहीं बनेगा, आ जाएंगे बीजेपी तरफ। तो दोनों का ग्राफ बढ़ेगा, रीजनल पार्टियों का ग्राफ गिरेगा तभी तो इन दोनों का बढ़ेगा। और कोशिश यही देखिएगा, मैं आज आपके सामने बोल के जा रहा हूं, 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होगा, राहुल बनाम मोदी। अब रिजल्ट सबको पता है क्या होगा, राहुल बनाम मोदी होगा तो, लेकिन होगा। इसीलिए राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि 2027 के बाद मोदी नहीं रहेगा तो मोदी ये हो जाएगा, मोदी वो हो जाएगा। डायरेक्ट 1 to 1 वाला ये मामला होने जा रहा है, और यही गेम प्लान भी है डीएम। हाँ, ये सब कुछ रीजनल पार्टियां कोशिश करें कि आपस में मोर्चेबंदी करके नवीन पटनायक की पार्टी हो गए। नीतीश कुमार ने यही तो कोशिश की थी, वो कांग्रेस को नहीं लेना चाहते थे, वो गए थे ममता के पास, वो गए थे नवीन पटनायक के पास कि रीजनल पार्टियों का आपस में मोर्चा बने। वो तो कांग्रेस की एंट्री हुई। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, केजरीवाल बैठक में केजरीवाल के कहने पे कांग्रेस की एंट्री हुई, और बाद में ममता बनर्जी और केजरीवाल ने प्रपोजल क्या रखा कि दलित नेता हैं खड़गे जी, उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए इंडी गठबंधन का। नहीं तो नीतीश कुमार बनने वाले थे वहां, ये अभी संजय झा ने कहा ना कि नीतीश कुमार बनने वाले थे। इन दोनों ने डिस्टर्ब किया था, ममता बनर्जी और केजरीवाल ने। और जब नीतीश कुमार अलग हट गए तो उसके बाद ये दोनों भी अलग हट गए कि अपना काम बन गया भाई। ये चल रहा था पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार जी। चल, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त, बट मुझे आगे 5 साल 7 साल में ये होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज मैं और बताऊंगा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, कांग्रेस के अंदर की भी एक पॉलिटिक्स चल रही है, प्रियंका वर्सेस राहुल। अभी देखिए ना, राहुल गांधी तो केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते थे केरल का मुख्यमंत्री, वो बने क्या? अभी देखते जाइए, अभी बहुत सारे ऐसे राज्य आएंगे कि जहां पे ममता बनर्जी के जब झगड़ा हुआ, तो मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं कि ममता बनर्जी ने वो सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार के लिए, ये ममता कर रहे, प्रियंका गांधी ने प्रपोजल दिया था, वो डीके शिव कुमार, हिज टाइम हैज अराइव्ड, ये स्टेटमेंट था उनका। नहीं तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी तो खड़गे जी को कहते थे कि दोनों के बीच में झगड़ा नहीं चल हो, इसके लिए खड़गे जी को बना दो, दलित भी रहेगा, हमारा एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है, जितने राज्यों में बना है तो कोई दलित नहीं है। तो वो प्रियंका ने कहा कि नो। तो जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनवा रही है, केरल का मुख्यमंत्री बनवा रही है, हाँ वो स्टालिन, जाके पूछिएगा, ये जो कोई
प्रणब बनर्जी या कोई एक जिनको अभी राज्यसभा भेजा है वहां पे, जो बंगाली जो कांग्रेस के हैं, वो टीवीके के साथ गठबंधन चुनाव से पहले भी चाहते थे कि टीवीके के साथ होगा। मनिकम टैगोर वो दोनों गए थे, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, डीएमके। चुनाव के बाद डीएमके हट गया, टीवीके जुड़ गया और अपने आदमी को भेज भी दिया। तो जो तमिलनाडु में सीएम बनवा दी, केरल में बनवा दी, कर्नाटक में बना दी, वो क्या 2029 का नहीं सोच रही है? और कांग्रेस के अंदर भी जबरदस्त इस वक्त बोले गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप का, गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप का चल रहा है। बट कल जो बवाल काटा है प्रियंका गांधी ने, वो बड़ा मजेदार बवाल है। ऐसा लग रहा है कि बैठक के अंदर, ऐसा लग रहा है कि प्रियंका उनकी विपक्ष ज्यादा है रादर देन पक्ष। बहन होने की बजाय उनकी प्रतिद्वंदी ज्यादा है। पहले आपस में निपट लें, फिर उसके बाद मोदी से लड़ने के लिए आएंगे। जी अच्छा एक चीज बताइए, कांग्रेस के अंदर संगठन नहीं है, संगठन बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, ये कौन कहा करता था? भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन ये आरोप लगाती थी। अब कांग्रेस के अंदर संगठन बर्बाद हो गया है, इसका मतलब केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो केसी वेणुगोपाल को हटाकर बनाया किसको जाए? वो बहुत पावरफुल पोस्ट है कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉयज हैं ये वेणुगोपाल। राहुल गांधी या वेणुगोपाल मतलब कि बिल्कुल एकदम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर केसी वेणुगोपाल को हटाया गया, जो कि आने वाला है इस समय, आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं, वो चल रहा है सब। केसी वेणुगोपाल हटेंगे, उनमें तर्क क्या दिया गया है पता है? कितने लंबे समय तक है, कितना एक्सटेंशन दोगे? तो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नया होना चाहिए, जो बनेगा देखिएगा वो आदमी प्रियंका का होगा। तो पार्टी इस बार यूपी की सरकार, इसलिए वो संगठन की बात कर रही थी कि संगठन में सब खराब है, आपस में लड़ाई करते रहते हैं ये सब। तो भाई जिसको संगठन देखने की जिम्मेदारी, उसके अंडर संगठन खराब हुआ है और फिर भी बार बार उसको एक्सटेंशन मिल रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। तो बदलो इसको। और यूपी की इस बार कमान जो है वो राहुल को दे दी गई है, बेचारा अखिलेश निपट जाएगा। यही गेम खेला था प्रियंका के साथ, प्रियंका को कमान दे दी गई थी यूपी की। इस बार वो थोड़ा सा उल्टा कि अब तुम कमान संभालो और लाओ 2% वोट, और फिर देखते हैं कि कैसे। ये लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है विद प्रियंका नाउ, क्योंकि अब हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं। ममता बनर्जी इज वेरी कंफर्टेबल विद प्रियंका गांधी, बट शी इज वेरी एंटी टू राहुल। अगर वही न्याय यात्रा राहुल की वजह प्रियंका ने निकाली होती, तो ममता शायद उनको सपोर्ट कर देती, बिल्कुल। बट और वही क्या बोलते हैं, अच्छा बाय द वे सचिन पायलट ग्रुप की कल मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी, सुनने में आया है राजस्थान में। वहां पे भी एक बिगुल बच चुका है कांग्रेस के लिए। वहीं मैं आ रहा था, जैसे जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहा था ना फ्रिक्शन, तो प्रियंका गांधी के कहने पे सचिन पायलट माने थे। उस वक्त आप फुटेज निकाल कर देख लीजिए, सब कुछ प्रियंका गांधी ने वो पूरा मैनेज किया था, वो क्राइसिस था। तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, और देखते जाइए जो इनके हैंडपिक्ड है। अच्छा सखू के बारे में एक चीज जानते कि नहीं? सखू जब बनने वाले थे तो उस वक्त जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तो वीरभद्र सिंह के परिवार का प्रतिभा सिंह जो है ना, उनको बनाया जाना था कि वीरभद्र सिंह की वाइफ है। लेकिन सखू को इंसिस्ट करने वाले थे ये प्रियंका गांधी, और वहां जो राजीव शुक्ला इंचार्ज थे, प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात की थी जाकर। तो वहां भी तो एक महिला है जो धीरे धीरे, राहुल मेरा भाई है, मेरा बहुत प्रिय भाई है, आई लव हम दोनों के बीच बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे 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 अपना गोटी सारी सेट की जा रही है बड़े बड़े राज्यों में, मेरा आदमी रहे। और जब एक बार जब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में पकड़ हो जाता है, तो फिर चेहरा घोषित करवाने में क्या है? हाँ, चेहरा घोषित करवाने में क्या है? अगर आप देखेंगे, मतलब इनकी खुद की पार्टी के अंदर, जैसे आपने बहुत सारे नाम दिए, सचिन इनका बंदा है, डीके शिव कुमार इनका बंदा है, बट अगर मैं दूसरी पार्टीज का बात करूं, तो ममता बनर्जी के साथ इनकी सेटिंग बहुत अच्छी चलती है। अखिलेश यादव के साथ प्रियंका की ट्यूनिंग बहुत अच्छी लेवल पर है। सिमिलरली विद केजरीवाल, मतलब अगर मैं इंडिया अलायंस के लोगों की बात करूं, हाँ, यादव फैमिली के साथ में उनका नहीं देखा गया है बिहार में। बाकी अगर आप हाँ, बिहार वालों के साथ इनका नहीं देखा गया बिल्कुल भी। बिहार में एक खबर बताता हूँ आपको, आप समझ जाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है। अभी तेजस्वी यादव की टीम ने एक बैठक की, और उस बैठक में जो मंथन हुआ विधानसभा चुनाव पर, उस मंथन में यह निकला कि राहुल गांधी की जो वोट चोरी यात्रा थी, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। और
जो पप्पू यादव हैं पूर्णिया वाले, प्रियंका ने उन्हें शामिल कराया था अपनी पार्टी में, और वो लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि कांग्रेस का टिकट उनको मिलने वाला था, लेकिन ये जो तेजस्वी यादव हैं वो गए वहां पे और उन्होंने अपोज किया, तो राहुल गांधी ने इनको टिकट नहीं दिया, और एक वीणा देवी हैं उनको क्या दिया, उनके लिए तेजस्वी यादव ने कैंप किया, वो हार गई और पप्पू यादव जीत गए। और कभी पप्पू यादव से अगर मौका मिले या कोई उनका पुराना बाइट निकाल के देख लीजिएगा, वो प्रियंका गांधी के साथ बहुत ज्यादा दिखते हैं और प्रियंका गांधी की खूब तारीफ करते हैं। पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की वजह से मैं कांग्रेस से दुत्कारा जाता हूं बार बार, उनकी गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया था वगैरह, और दिल्ली आएंगे तो पहले मुलाकात करते हैं प्रियंका गांधी से। तो प्रियंका गांधी ने बिहार में अपना एक आदमी ढूंढ रखा है, यादव है, और आज की तारीख में उससे बड़ा जनाधार वाला बिहार कांग्रेस में कोई नेता नहीं। राहुल गांधी के एक तो कन्हैया कुमार हैं, वो तो हारेगा, प्रियंका गांधी ने पप्पू यादव को चुना है। तो आरजेडी के साथ भी राहुल गांधी की अच्छी नहीं पट रही है, पप्पू यादव को भी अपने पाले में मिला लिया है। अब कन्हैया को लेके राहुल गांधी कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं वो हर कोई। एक है अखिलेश प्रताप सिंह, वो पूर्व सांसद हैं, बहुत रिसोर्सफुल आदमी, पैसे वैसे वाला खूब है, प्रदेश अध्यक्ष भी था, उनको हटा दिया राहुल गांधी ने, और हटने के बाद वो गए दिल्ली में तो प्रियंका गांधी से मुलाकात किए थे। तो पैसा भी है, लोकप्रिय चेहरा भी है, तो एक एक करके गोटी सेट की जा रही है राज दर राज, बस कैमरे के सामने आके राहुल मेरा ब्रदर नहीं, वो नहीं करती है, वो तो राहुल चिपकता है उसके साथ, राहुल चिपकते हैं। हाँ, राहुल चिपकता है जबरदस्ती में। हाँ, जबरदस्ती में। खैर अच्छा, एक और मैं इंसिडेंट बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस दिन राहुल गांधी नारेबाजी कर रहे थे, बैकआउट कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उस दिन प्रियंका गांधी सत्ता पक्ष के साथ मिलकर गडकरी जी के कमरे में चाय पी रही थी, मोदी जी भी मौजूद थे। पिक्चर्स अपने सबने देखी थी, वहां पे शाह भी थे। बस बाकी और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, व्यूअर्स खुद समझदार है। इस वक्त जो इंजीनियरिंग चल रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग विद इन इंडिया, जो रीजनल पार्टीज के साथ चल रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और ये जो निकल कर आए थे, चाहे कांग्रेस से निकल कर आए थे या खुद से भी जो पार्टीज खड़ी हुई, चाहे आप डीएमके देख लो, एआईएडीएमके को, टीवीके के आते ही 2 पार्टीज खत्म हो गए, डीएमके एआईएडीएमके दोनों साइडलाइन हो चुकी है। द बेस्ट थिंग अबाउट दैट विच हैपेंड इज कि वहां पर जो एंटी नॉर्थ वाली जो जिसके साथ ये दोनों पार्टीज खड़ी हुई थी, वो खत्म हो गया। हाँ, गेम अब दूसरे गोल पोस्ट पे शिफ्ट हो चुका है, वो अलग बात है, अब नए मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, वो अलग बात है, बट वो नफरत वाली उससे वो बाहर निकल आए। हर जगह, हर स्टेट में एक अलग लेवल की मैन्योरिंग चल रही है, एक अलग लेवल का इंजीनियरिंग चल रहा है, एंड दिस इज ग्रैंड स्केल हैपनिंग। आगे 2-3 साल बहुत इंटरेस्टिंग होंगे भारत में। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।